All right. Good afternoon, students. We'll start with our class today. For today's class, I'm going to discuss list of headings in the reading section, as most of the students face a lot of problem in the reading section. So what I'm going to do is, let's have the first discussion on the basis of list of heading, and then in case some other doubts of other parts for the reading section are there, the children can discuss about it with me, so that whatever we have learned in the past few days can also be practiced upon. Okay, I'm going to share the screen and we'll be discussing list of headings. Let me see the list of heading option. Okay, we don't have list of headings in this. Just a minute, bitte. Please wait for a while, mute yourself. Please mute yourself. Lakshya, please mute yourself. I'll take one more minute and then we'll begin with it, please. Just a second. Okay, so here we have with the passage. Okay, see bete, as you can see, I hope everybody can see the list of factors and the list of heading that we are going to discuss. Can all of you see the screen? Can everybody see the screen, please? No, ma'am. No, bete. Okay, just a minute.
All right, now everybody can see it. I hope I'm very clear with it now. Okay, Arsh, can we see it now with it? Yes, ma'am. Okay, see students, बेटे लिस्ट ऑफ हेडिंग को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक टिप, सबसे पहला टिप जो दूंगी वो ये है कि अगर आपके पास पैराग्राफ 5 है तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा 1 नंबर 2 नंबर या फिर क्वांटिटी में 3 या 4 ज्यादा ही मिलेगी। तो सबसे बड़ा ट्रिक लिस्ट ऑफ हेडिंग का जो होता है, हमें जो कंफ्यूज करता है वो होता है कि ऑप्शंस जितने होने चाहिए उससे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम कंज्यूम होता है। और इसके अंदर एक या 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी यूज नहीं होते, लेकिन अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऑप्शन दिए होते हैं, ताकि आपको लगे कि वो क्लोज ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली में वो ऑप्शन किसी भी पैराग्राफ का नहीं निकलता। सबसे इजी तरीका लिस्ट ऑफ हेडिंग को आंसर करने का ये है, अगर आपको लगता है सपोजिंगली आपको लगा कि मुझे लगा कि ए ऑप्शन पैराग्राफ नंबर ए के लिए आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ ए के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये पैराग्राफ फर्स्ट, यानी ए नहीं तो फर्स्ट। आपको 2 तरीके से सिस्टम दिया होता है कि एक तो पैराग्राफ इस तरीके से नंबर 1 लिखा होगा, या फिर पैराग्राफ के लिए ए यूज किया होगा डिनोशन के लिए, ए बी सी डी ई की फॉर्म में पैराग्राफ वो लिखे होंगे, या फिर 1 2 3 4 की फॉर्म में। ज्यादातर पैराग्राफ आपके जो होते हैं वो ए बी सी डी ई की फॉर्म में लिखे होते हैं, या फिर आपको खुद अंदाजा लगाना होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ है। अब देखो इसके अंदर हमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ कि पैराग्राफ की नंबर क्या है, या पैराग्राफ के आगे ए नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ। तो दिस इज अ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ एंड सो ऑन। लिस्ट ऑफ हेडिंग में ज्यादातर ए बी सी डी ई नहीं दिया होता, बॉक्स के अंदर कॉलम के अंदर ए बी सी डी ई नहीं दिया होता, आपको उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया होता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर कभी लिस्ट ऑफ हेडिंग में इस तरीके से यूज किया हुआ हो ए बी सी डी ई एफ का ऑप्शन दिया हो, ना कि रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना बेटे। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दैट। क्लियर? यहाँ पे आपने कंफ्यूजन नहीं होनी। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इससे आपको बच्चे क्या करते हैं, हमें डेली रूटीन में तो हैबिट होती है 1, इस तरीके से रोमन 1 या फिर रोमन 2 दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपने चेक करना है कि ऑप्शन में ए दिया हुआ है या रोमन 1 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रोमन बी दिया हुआ है। ये सिली मिस्टेक कोई भी स्टूडेंट पेपर में कभी भी ना करके आए। इसको मैंने आज सबसे पहले हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरा ऐसे किया था, उसने ए बी सी डी ई लिखने के बजाय वो रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 लिख दिया था, क्योंकि हमें जनरली डेली रूटीन में रोमन 1 रोमन 2 लिखा होता है। उससे उसका सारा का सारा पेपर बेटे गलत हो गया था, मतलब उसके 5-7 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए थे बिल्कुल। सो ही कुड नॉट स्कोर वेल। सो इस तरह की गलती कभी भी मत करना। हमने बहुत कोशिश की, हमने यूट्यूब पे चेक किया कि आंसर्स ठीक है या नहीं है, आंसर्स भी सही मैच हो रहे थे लगभग। वो बच्चा इंटेलिजेंट था तो उसको पता था, बट एक इंटेलिजेंट बच्चे ने भी इतनी सिली मिस्टेक्स की वजह से अपना पूरा पेपर खराब कर दिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने हेडिंग पहले पढ़नी है या पैराग्राफ? आई वुड सजेस्ट यू आप पहले पैराग्राफ पढ़ो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन। बट अगर आपका अपना तरीका है कि मैम पहले हम हेडिंग्स पढ़ते हैं, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ से रीड करना स्टार्ट करो, मैम पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाए, तो हम इसको स्किमिंग से कैसे करें? मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर स्किमिंग सिखाई है, तो आपने खास ध्यान रखना है। अब मैम इसके अंदर कोई कीवर्ड तो है नहीं कि हमें एक फिलअप दिया हुआ है, फिलअप के आगे की लोकेशन ढूंढे और हम सिर्फ उसी लाइन को पढ़े, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटे, वी विल रीड those words which need to be read and leave the smaller words like of को छोड़ दो, ठीक है, apostrophe s को छोड़ दो, recent word छोड़ दो, advertisements की बात की हुई है, अच्छा फिर me छोड़ दो, so छोड़ दो, यहाँ से did को छोड़ दो। ये वर्ड्स आपकी आई सिर्फ रीड कर रही हैं, लेकिन मेजर वर्ड्स पे आप ध्यान रख रहे हो। हेडलाइन का मतलब न्यूज में आया, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते टाइम स्किमिंग का यूज करना है आपने, जैसे कि
मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे सेंटेंस रीड करती जा रही हूँ फटाफट माइंड में हिंदी ड्रॉप करती जाऊंगी। एक लंदन का जू है जिसकी उसमें रीसेंट, एक लंदन के जू की रीसेंट एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसने क्या किया, मुझे कुछ इरिटेशन कॉज की, कॉज्ड मी, ईडी, इस वर्ड का ध्यान रखो, कॉज्ड मी, मुझे कुछ इरिटेशन हुई। पैराग्राफ की पहली दो लाइंस होती हैं वो आपको इंडिकेट करती हैं कि पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है। मिडल की लाइन उसमें कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल या सपोर्टिंग पॉइंट होता है, और लास्ट के दो पॉइंट उसका कंक्लूजन होते हैं। तो आपकी फर्स्ट टू लाइन, मिडिल लाइन और लास्ट की टू लाइंस को अगर आप देख के रिलेट कर सकते हो, बीच में एक आधी लाइन छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो सो पेटेंटली डिड इट डिस्टॉर्ट रियलिटी, अब इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ आया छोड़ दो, लेकिन उसने कहा है पेटेंटली, पेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कॉपीराइट होना एक तरीके से। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है खराब करना, उसने ना रियलिटी को खराब किया, मतलब जो बात सच थी वो नहीं दिखाई, रियलिटी को उसने खराब कर दिया। हेडलाइन कहती विदाउट जू यू माइट, हेडलाइन, हेडलाइन में क्या बात आई हुई थी, बिना जू के, ठीक है, एज वेल एज टेल दीज एनिमल्स टू गेट सफर्ड, ठीक है, विदाउट जू यू माइट एज वेल एज वेल टेल, मतलब आप इन एनिमल्स को स्टफ्ड, गेट स्टफ्ड, ठीक है, बिना जू के आप इन एनिमल्स को कह सकते हो कि आप एक ही जगह पे भर जाओ इकट्ठे, अगर जू नहीं होंगे तो उनको हम कहीं ना कहीं स्टॉक करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इट वॉज बोर्डेड विद इलस्ट्रेशन, उसमें पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ था कि काफी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब एंडेंजर्ड वर्ड किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आई होप एवरीबडी नोज इट। एंडेंजर्ड का मतलब वो जो एक्सटिंक्ट होते हैं, जो बिल्कुल खत्म हो गए एनिमल्स, एंडेंजर्ड मतलब जिनको खतरा है कि उनकी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं, ठीक है। एंड वेन टू एक्सटॉल द मिथ दैट विदाउट जूज लाइक लंदन, अगर लंदन जू नहीं होगा, देखो मैंने अब आपको कहा था फर्स्ट की टू लाइंस आपको आइडिया देंगी। एक एडवर्टाइजमेंट आई जिसको देख के मुझसे इरिटेशन हुई ऑथर को, फिर उसके बाद वो कहता है कि बीच की उससे अगली लाइन अगर आप देखो, सेकंड लाइन जो है, बिना जू के, बिना जू के क्या होगा, एनिमल्स ठूसे जाएंगे, स्टफ किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखो मिडल की जो लाइन है उसमें दिया हुआ है कि एक मिथ था कि बिना जूज के, जैसे कि लंदन का बहुत बड़ा जू है, इन एनिमल्स को, दीज एनिमल्स विल ऑलमोस्ट सर्टेनली, किसी ने कहा था कि अगर जूज नहीं होंगे ना तो ये एनिमल खत्म हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये एक मिथ है, मिथ मतलब झूठ, मतलब जिसको हम भाई सच नहीं है, ये फॉल्स बिलीफ है लोगों का। विद द जू वर्ल्ड्स rather mediocre record on conservation, one might be forgiven for being slightly skeptical about such an advertisement। अब देखो सच एन एडवर्टाइजमेंट मतलब इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के बारे में स्केप्टिकल होना, स्केप्टिकल होना मीन्स बहुत ही ज्यादा, स्केप्टिकल मीन्स टू बी वेरी मच थॉटफुल अबाउट इट, ठीक है, इन अ नेगेटिव वे खास तौर पे। विद द जूज वर्ल्ड रादर मीडियोकर रिकॉर्ड, अब जूज का ना बहुत ही कम रिकॉर्ड है कि जूज बचाते हैं, कंजर्वेशन मीन्स बचाना, जूज बहुत कम बचाते हैं एनिमल्स को। वन माइट बी फॉरगिवन फॉर बीइंग स्लाइटली स्केप्टिकल, लेकिन हम ये मान रहे हैं, हम कहते हैं कि जूज नहीं होंगे तो क्या होगा, एनिमल्स तो बचेंगे नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट में या हेडलाइन क्या हुआ था कि अगर जूज नहीं होंगे तो ये एनिमल जो है, हेडलाइन विदाउट जूज यानी जूज के बिना, अब आगे भी बात चल रही है जूज के बिना मिथ है, फिर उसके बाद क्या बात चल रही है कि जूस के बिना डिसअपियर हो जाएंगे एनिमल, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही रिकॉर्ड में सच्ची नहीं है कि, मतलब बहुत कम रिकॉर्ड है इस बारे में, मीडियोकर रिपोर्ट, रिकॉर्ड होना मीन्स बहुत कम रिकॉर्ड होना कंजर्वेशन के बारे में, कि एनिमल्स जो है वो जूज की वजह से बचे हुए हैं, कि उनको जू में रहने की जगह मिलती है इसलिए वो बचे हुए हैं, ऐसा बहुत कम रिकॉर्ड में सच हमारे सामने है, ठीक है। हम एक इंसान को माफ भी कर सकते हैं कि जिसने इस बारे में सोचा, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कि बिना जूस के तो एनिमल्स रह ही नहीं सकते। अब आप इसकी लिंक, पहले दो पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे आप, फर्स्ट टू पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप रीडिंग करोगे, जब आप नीचे लिस्ट ऑफ हेडिंग की रीडिंग करोगे, ये देखो अब हमने क्या किया, पहला पैरा पढ़ लिया, उसकी जब हम रीडिंग करेंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग ढूंढेंगे, तो हम उसका आंसर ढूंढने के लिए हम सारे पैराग्राफ को इकट्ठा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
सारे पैराग्राफ को मतलब सारी लिस्ट को हम एक ही बारी पढ़ लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर करने के लिए। सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ का आंसर करने के लिए हम दूसरी बार फिर उस लिस्ट को पढ़ते हैं। तो 2 बार उस लिस्ट को पढ़ने के बाद हमारे आंसर्स हमारे माइंड में बैठ जाते हैं। मतलब लिस्ट ऑफ हेडिंग के जितने भी ऑप्शंस है ना वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं। तो जब आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ोगे ना बेटा, थर्ड पैराग्राफ के लिए आपको सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पहले 2 के आंसर्स को ढूंढने के लिए आपने वो लिस्ट ऑफ हेडिंग एक बार सारी पढ़ ली। जब वो सारी पढ़ ली, वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो आगे वाले 3 पैराग्राफ का आंसर ढूंढने के लिए या 4 पैराग्राफ का आंसर ढूंढने के लिए आपका टाइम बच जाएगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग को रीड नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम को आप यूज करोगे पैराग्राफ को स्किम करने में, ठीक है, क्योंकि पहले 2 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने में आपका टाइम इतना चला जाएगा कि आपको अब टाइम सेव करना होगा। एक बार हम फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स रीड करते हैं, जैसे जैसे मैं आपको टेक्निक बताती जाऊंगी। फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर देखो, आपको क्या लगता है? द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड, द नंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट बेटे, द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज इन द वर्ल्ड। अब रजिस्टर्ड जूज है या अनरजिस्टर्ड जूज है, इनके बारे में हमारी कोई भी बात नहीं हुई पैराग्राफ ए में। जूज की बात हुई है कि अगर जू ना होते तो एनिमल एंडेंजर्ड हो जाते बहुत जल्दी, लेकिन कहीं पे भी इस चीज की बात नहीं हुई बेटे कि जूज रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके बारे में उनका कोई लीगल रिकॉर्ड है या नहीं है, इसकी कोई बात नहीं हुई बेटे। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ए ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। अब बी, द लैक ऑफ मनी, पैसे की तो कोई बात ही नहीं हो डेवलपिंग कंट्रीज में, ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा नो। द एक्शंस, अभी आप सारे के सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ोगे इसकी। द एक्शंस ऑफ आइल ऑफ वेट लोकल काउंसिल, यहाँ पे कोई काउंसिल की बात नहीं हुई अभी तक, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। द फेलियर ऑफ द WZCS टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कोर जूज, WZCS की अभी कोई बात नहीं आई, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन WZCS क्या हो सकता है बेटे? WZCS क्या हो सकता है इसमें? ट्राई, अगर आप इसको ऊपर जाके देखो, हो सकता है कि WZCS, देखो यहां से हमारी WZCS की बात हुई है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। WZCS क्या है? वर्ल्ड ZPO कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की इसकी बात हुई है कि एक कम्युनिटी है जो मतलब कंजर्वेशन करती है एनिमल्स की, उसकी बात यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी एक एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है जो कि लंदन के जू की एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द अनरियलिस्टिक एम, अभी WZCS की बात नहीं है तो उसका एम नहीं है। द पॉलिसीज ऑफ WZCS जू मैनेजर्स, अब इसकी भी कोई बात नहीं है मैम। अब इसमें से तो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं आया, तो अब हम क्या करें? जब 3 ऑप्शन डी ई एफ आपने सीधा सीधा कटवा दिए, सी ऑप्शन के अंदर भी मैम वाइट, आइल ऑफ वाइट लोकल काउंसिल की कोई बात नहीं है, सी ऑप्शन भी कट गया। बी, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आप काउंट करोगे कि कितने पैराग्राफ्स हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं 4 और 2 6, और आपके पैराग्राफ्स देखो कितने हैं। नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं हम बेटे विदाउट गोइंग, 1 2 3, ओकेजनली वाला देखेंगे 3, इससे ऊपर ही चल रहा है, ये थर्ड पैराग्राफ है। इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ हमारा है WZCS वाला, फिफ्थ है जूज वर ओरिजिनली, और सिक्स्थ है वन ऑफ द लंदन जू रीसेंट एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास ऑप्शन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स हैं और ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी 6 ही हैं, 4 and 2 6. Now it's a matter of worry. Yes, can anybody suggest me, ma'am? A, B, C, D, E, F, G में से कोई आपको लगता है कोई ऑप्शन निकल रहा हो? Anybody? E. Unrealistic aim of the WZCS, लेकिन अर्श इसमें WZCS की तो बात ही नहीं हुई बेटे, फिर कैसे निकालोगे? ए, नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूस की तो बात ही नहीं है बेटे, रजिस्ट्रेशन ऑफ जूस और अनरजिस्ट्रेशन ऑफ जूस की तो कोई बात ही नहीं हुई है। बताओ बेटे, सोचो, देखो बेटे, वी आर हियर टू डिस्कस। अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक भी टॉपिक आपको इसमें से ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें से ऑप्शन आ सकता है,
तो आप क्या सोचोगे ऐसी कंडीशन में? या तो आप इस ऑप्शन को छोड़ के आगे चले जाओ, सिंपल एज दैट। आप बी पैराग्राफ पे चले जाओ और फिर लास्ट में देखेंगे। अगर आप एग्जाम में हो, यहाँ तो चलो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में होगे तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को, ए पैराग्राफ को छोड़ दोगे एक बार, क्योंकि आपको WZCS की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, WZCS की कोई बात नहीं हुई, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? अब जूस कंजर्वेशन प्रोग्राम है बेटे, जूस कंजर्वेशन कौन करो अभी चालू करिए मैं। हाँ बेटे, प्रॉब्लम कौन पढ़ सकते हैं बेटे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। की बात की है? ओके, सो बेटे नॉट एबल टू फाइंड, इफ यू नॉट WZCS की जब कोई बात नहीं है तो आप उसको छोड़ के आगे चले जाओगे। लेकिन एक पर्टिकुलर जू की बात हुई है, वो है लंदन जू की, लंदन जू की। तो अगर आपने ये चेक करना है कि क्या एक पर्टिकुलर जू की कोई बात हुई है इसमें, कोई ऐसा है द अनरियलिस्टिक एम ऑफ WZCS, एक पर्टिकुलर लंदन जू की कहीं पे भी कोई भी बात नहीं है, तो आप इसका आंसर नहीं ले सकते बेटे। क्लियर? सो अभी भी आप इस ऑप्शन को छोड़ के आप आगे चलोगे, राइट? व्हाट यू विल डू इज, इन दिस कंडीशन आप पेपर में इसको छोड़ के ए पैराग्राफ को बी पैराग्राफ पे एक बार दोबारा जाओगे, यू विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। आप और अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि यार हमें तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, अब इसको कैसे सॉल्व करें। आप जिद्दी नहीं बन के बैठ सकते कि मैं इस पैराग्राफ का पहले आंसर लगाऊंगा फिर ही आगे निकलूंगा। नो, दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. So as of now, we will leave this paragraph once and we'll walk forward to the B paragraph. अब जू जो थे वो ओरिजिनली किस लिए बनाए गए थे? एज प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। जूस बनाए गए थे एज प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो किसमें थी? कंजर्वेशन के बारे में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो सीरियसली अराइज नहीं होती कि जूस इसलिए होने चाहिए जहां पे एनिमल्स को रखा जाए ताकि हम वहां पे एनिमल्स की सेफ्टी कर सके, उनको बचा सके। ये कब शुरू हुई ये नीड? 30 साल पहले, अंटिल अबाउट 30 इयर्स, लेटेस्ट 30 साल पहले ही जूस को इसलिए रखा गया है कि जूस में एनिमल्स को बचाया जा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, जूस में एनिमल को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा जाता था। अब एक जियोलॉजिकल सोसाइटी है लंदन की, उसने अपनी पहली इंटरनेशनल मीटिंग रखी इस सब्जेक्ट के ऊपर में। कौन से सब्जेक्ट के ऊपर में? कंजर्वेशन के सब्जेक्ट के ऊपर। 8 years लेटर, 8 साल के बाद, अ सीरीज ऑफ वर्ल्ड, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनका मेन टॉपिक क्या था? ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज की मेटिंग कराना, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस समय के बाद कंजर्वेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा जरूरी बात बन गई। किसके लिए? कम्युनिटी के बज़वर्ड के लिए। कम्युनिटी के बज़वर्ड मींस कम्युनिटी जू वाले जितने भी लोग थे ना, उनके लिए मेन वर्ड हो गया था कि हमें यहाँ पे एनिमल को बचाना ही बचाना है, ठीक है। देन 8 years लेटर अ सीरीज ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई इस नाम से। जू कम्युनिटी में कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यानी इस सारे पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि जूस की ओरिजिनेशन किस लिए थी और बाद में उनका पर्पस क्या बन गया? कंजर्वेशन का। अब ये जो कमिटमेंट हुई थी उस समय, नाउ बीन क्लियरली डिफाइंड इन द वर्ल्ड। अब ये WZGS में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जूस क्या करेंगे, जूस की क्या कमिटमेंट है, जूस कंजर्वेशन करेंगे, which although an important and welcome document does seem to be based on unrealistic optimism। हालांकि जो इनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है ना, जो ये वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? अनरियलिस्टिक। उन्होंने जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं एनिमल्स को बचाने के, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है बेटे। दे आर नॉट रियल, दे कैन नॉट बी ट्रूली फुलफिल्ड। ऑप्टिज्म मीन्स पॉजिटिव सोच अबाउट द नेचर। उनकी ना मतलब सोच इतनी पॉजिटिव नहीं है और इतना रियल नहीं है जितना वो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहे हैं कि जूस में वो एनिमल्स को बचाएंगे। अब आप बी पैराग्राफ ढूंढने की कोशिश करोगे बेटे। वी आर ऑन सी। बी पैराग्राफ के लिए अब आप देखने की कोशिश करो। आपको एक अनरियलिस्टिक वर्ड मिला था, ई पैराग्राफ आपको दिखा था, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैम हो सकता है यही आंसर हो। The unrealistic aim of the WZCS in the view of number of species saved to date।
अनरियलिस्टिक व्यू था कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज वो सेव कर पाएंगे कंजर्वेशन के लिए, उनका जो व्यू था वो अनरियलिस्टिक। हो सकता है हमारा ये आंसर हो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस कैन बी द आंसर? यस बेटे, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस कैन बी द आंसर? Arsh, can this be the answer? Nukul, okay, you think this is the answer. Anybody with a different option? Anybody with a different option? No? Okay, just a minute. Reading. Just a minute. Anybody with a different answer? Come on, students, please interact. It is necessary for you to interact here, bete. Okay. See, bete, we have the answers to it is A, D. Just a minute. उनके डॉक्यूमेंट अनरियलिस्टिक थे, लेकिन वो एम नहीं था उनका। हाँ, लेकिन बेटे एम किसके अंदर आएंगे? डॉक्यूमेंट के अंदर ही ना। एम किस में आएगा उसका? डॉक्यूमेंट्स में ही आएगा या किसी और में? एम तो डॉक्यूमेंट में ही आएगा ना बेटे। फिर तो यही है मैम। हाँ, तो हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं, ठीक है। एनीबडी कीप द आंसर्स टू इट रेडी, इफ एनीबडी कैन हेल्प मी आउट विद इट, सेम एज आई एम नॉट कीपिंग द आंसर्स रेडी टू इट। if I can, if I'll just see if I can arrange it. Let me see. Just a minute. I'll see if I can arrange the answers to it also. Just a minute. Question number 27. But I have not taken out the book and I'll just have to see if I can arrange things. Just a minute. Till then, we'll just keep on going with the options because I'm not able to figure out the answers. I don't have them on my laptop. So what I can do is I can just try and explain it to you. I have. You have it? I have answered. Who is this? Could I get your name, please? Raman. Ha, Raman, bete. Keep the answers ready with. What is the option going for B? B ke liye is right. E le rahe hain, right? Okay, just a minute, bete. Actually, today I can send you on WhatsApp. Answer. Yes, bete, you can send me there also. बाकी मैं आपसे पूछ लूंगी, एक ही बात है बेटे. That's okay completely. I'll keep the answers and हम discuss कर लेंगे. आप बता देना बीच में. That's okay. Actually, I wasn't prepared with this list of heading. I was with some other PDF today, but उसमें list of heading थी ही नहीं. But मुझे ये था कि students को list of heading discuss करनी है आज. So I preferred keeping this only. तो आप ही मुझसे आंसर डिस्कस कर लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अगर हम इसका ई ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी. I tried to search but I could not. हाँ, ई ही दे रहा है इसका आंसर. देखो तो अनरियलिस्टिक एम. ठीक है, अब देखो बेटे WZCS का स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. ओके, अनरियलिस्टिक एम जो है बेटे वो मैंने तब तक नहीं लिया. अनरियलिस्टिक एम मैंने तब तक नहीं लिया जब तक मुझे WZCS वर्ड नहीं दिखा. फर्स्ट पैराग्राफ में भी मैं ये ले सकती थी, उसने मिथ बोला था, यानी वो मिथ है, वो सच नहीं है, तो अनरियलिस्टिक वर्ड वहां जुड़ सकता था. लेकिन मैंने उसको पिकअप क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे WZCS नहीं मिला. मैंने ए पैराग्राफ को एक बार छोड़ ही दिया. मैंने प्रेफर किया कि मैं उसको छोड़ दूं. लेकिन बी का आंसर मुझे क्लियर होता है क्योंकि WZCS की बात हुई और अनरियलिस्टिक एम डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उन्होंने एक मीटिंग के बाद उन्होंने अपने एक पॉलिसी निकाली, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले कि हमारा एम होगा कंजर्वेशन का. डॉक्यूमेंट में यही मेंशन किया होगा उन्होंने. ऑब्वियसली बात है कि कंजर्वेशन के बारे में उन्होंने मेंशन किया. अगर आप देखो लास्ट लाइन यहाँ पे, अब क्लियरली बी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखना बेटे. ये देखो, एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने कमिटमेंट डिफाइन की थी क्लियरली.
WZGS में उन्होंने एक कमिटमेंट डिफाइन की थी, which although an important and welcome document does seem to be, हालांकि उनका ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेलकमिंग है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि बेस्ड है एक अनरियलिस्टिक ऑप्टिज्म। ऑप्टिमिज्म मींस अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी। किसके बारे में? नेचर ऑफ जू इंडस्ट्री। जू इंडस्ट्री के नेचर को बचाने की बात है, क्योंकि ऊपर कंजर्वेशन वर्ड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कंजर्वेशन के ऊपर ही सारी बात चल रही थी। ओके, सो नाउ सी पैराग्राफ नंबर सी। पैराग्राफ नंबर सी। WZCS estimates, just pause beta, please mute beta, very good, Nukul you also mute beta. The WZCS estimates, वहां पे G आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, I'll just cross check, that's okay. Estimate करता है कि 10,000, लगभग 10,000 जूज है। अब नंबर ऑफ जूज की बात हो रही है। अब जूज की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी हमारी एक हेडिंग है हमारे पास, और नंबर ऑफ जूज की बात भी है हमारे पास हेडिंग के अंदर, हम वहां जाएंगे देखेंगे, बट लेट्स रीड इट फर्स्ट। द WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world. उसमें से अराउंड जो 1,000 है वो रिप्रेजेंट करते हैं अ कोर ऑफ क्वालिटी कलेक्शंस। वो तो बहुत अच्छी कलेक्शन दिखा रहे हैं, किसके बारे में? कंजर्वेशन, एनिमल्स को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी दिखा रहे हैं। कितने जूस? 1,000 के आसपास। टोटल है 10,000, उसमें से 1,000 रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी को। उसके बाद दिस इज प्रोबेबली द डॉक्यूमेंट फर्स्ट फेलिंग। हालांकि जो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले निकाला था, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेंशन किया था कि इतने जूस ये करेंगे, इतने जूस वो करेंगे, उसमें से पता लग रहा है कि पहली फेलिंग उस डॉक्यूमेंट की होने लगी, क्योंकि 10,000 में से सिर्फ 1,000 ही अच्छी क्वालिटी से प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्वेट कर रहे हैं एनिमल्स को। नहीं, ठीक है। एज आई बिलीव दैट 10,000 इज अ सीरियस अंडर एस्टिमेट। वो कहते हैं, ऑथर है जो भी है, मेल है या फीमेल, वो कहते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि 10,000 का जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया ना, वो एक सीरियस अंडर एस्टिमेशन है टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस का, कि इतने सारे जूज उन्होंने एस्टिमेट लगाए कि वो बचाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,000 जू ही ऐसा कर रहे हैं। मैस्कुरेडिंग, मैस्करेडिंग मीन्स मिसलीडिंग, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एज जियोलॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट्स। अब एस्टैब्लिशमेंट्स क्या होता है? इनक्रेडिबल एक एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब एक बिल्डिंग है यहाँ जो ये बनाई गई है, एस्टैब्लिश की गई है, नाम स्थापित किया गया है, बनाया गया है। जियोलॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट मीन जू बनाना। जो जू बने हुए हैं वो गलत उसका उपयोग कर रहे हैं, मास्करेड कर रहे हैं, मींस दे आर नॉट टैकलिंग दैट प्लेस एज इट शुड बी। Of course, it is difficult to get accurate data, but to put the issue into perspective, I have found that, वो कहते हैं हालांकि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है कि मैं एकदम एक्यूरेट डेटा लेके आऊं कि कौन सा जू क्या कर रहा है, लेकिन कहता है कि put the issue into perspective. Perspective means सोच। सोच में लाने के लिए इस इशू को, लाइट में लाने के लिए इस इशू को, मैंने ये पाया है कि इन अ ईयर ऑफ वर्किंग इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में वो ऑथर है जो काम कर रहा है, राइटर, आई डिस्कवर फ्रेश जूज ऑन ऑलमोस्ट वीकली बेसिस। वो कहते हैं मुझे ना हर हफ्ते एक नया जू मिलता है, फ्रेश जू, ऐसा जू मिलता है, चाहे वो न्यू हो या ये हो सकता है कि उन जू के अंदर एनिमल्स नहीं है इसलिए वो फ्रेश हैं। क्लियर? तो अब हमें ये चेक करना है कि कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड है, इसके ऊपर भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन नंबर के ऊपर भी हमारी हेडिंग दी हुई है। अब हमने चेक करना है कौन सी हेडिंग हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट है। नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज, हमें देखो नंबर देखते ही हमें लगेगा कि जूज तो नंबर कितने थे, 10,000 उसने रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई थी, उसने ये कहा था कि 10,000 जूज जो है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, नेचर को कंजर्व करेंगे, बट उनमें से सिर्फ 1,000 ने, अप्रोक्सीमेटली 1,000 ने ही ऐसा किया। लेकिन क्या इसमें कितने जूज रजिस्टर्ड है और कितने जूज अनरजिस्टर्ड है, इसकी कोई बात नहीं हुई बेटे। नाउ लैक ऑफ मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की कोई बात नहीं और उसमें पैसा है या नहीं है उसकी भी कोई बात नहीं हुई। एक्शंस ऑफ द आइल ऑफ वाइट, आइल ऑफ वाइट नाम का अभी कोई भी काउंसिल हमारे सामने नहीं आया, ट्रस्ट हमारे सामने नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। The failure of the WZCS to examine the standards of the core zoos, WZCS ने जो उन्होंने दावा किया था, जो उन्होंने कहा था, एग्जामिन करना मीन्स
परखना कि जूज जो है, कोर जूज मींस जो मेन जूज है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि उनके अंदर कितने एनिमल्स हम रख पाएंगे। उन्होंने दावा किया था कि इतने रख पाएंगे या इतने जूज ये कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 10,000 में से कितने हुए? सिर्फ 1,000। तो डी ऑप्शन इज अ क्लोज ऑप्शन। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे अनरियलिस्टिक एम। बेटे यहाँ पे अनरियलिस्टिक एम का दावा नहीं किया उसने कि इतने, उसने वहां पे पैराग्राफ के अंदर ना ये दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, अगर आप चेक करो। अनरियलिस्टिक ही तो है ना, उन्होंने दावा किया था कि इतने एनिमल्स इसमें रह पाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या हुआ? ये अनरियलिस्टिक हुआ, ठीक है। लेकिन अनरियलिस्टिक जो उनका एम था, उस एम का भी फेलियर हुआ है। और डी पैराग्राफ के अंदर ये चीज क्लियरली बताइए कि उन्होंने तो कहा था इतने एनिमल्स है, बट इतना हुआ तो नहीं। अगर यहाँ पे खाली वो ये कहते ना कि इतने एनिमल्स होंगे, तो वो एक, बट हो पाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक एम में गिना जाता। अब वो एम पूरा हो चुका है। अनरियलिस्टिक, उन्होंने कहा था कि 10,000 उसमें एनिमल्स, 10,000 जूस जो है एनिमल्स को कंजर्व करेंगे, लेकिन किया कितनों ने? वो वर्ब पूरी होगी, वो क्रिया पूरी होगी बेटे, वो एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। तो अब वो एम जो है वो खाली एम नहीं रह गया, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट इज फेलियर, रिजल्ट इज फेलियर ओवर हियर। तो इसीलिए आप डी ऑप्शन को चूज करोगे। आगे आप एफ ऑप्शन देखो, ई को हमने क्विट कर दिया। द पॉलिसीज ऑफ WZCS जू मैनेजर्स, क्या उनके जू मैनेजर की कोई पॉलिसी बताई हुई है अभी तक? सिर्फ WZCS के जो मतलब कितने जूज उसमें से ऐसा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे इसकी बात की है, लेकिन उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर जू की मैनेजमेंट की कोई बात इसके अंदर नहीं हुई है। तो एफ ऑप्शन भी नहीं गया। रमन प्लीज क्लैरिफाई द ऑप्शन वंस। D is right. डी इज राइट। ओके, नाउ अभी याद रखना हमें ए पैराग्राफ का आंसर नहीं मिला था, ठीक है। तो आपको इस बी पैराग्राफ के लिए जो वर्ड कंफ्यूज करा था वो है नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज, ठीक है। लेकिन नंबर वर्ड आपको दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 जू की बात की हुई है फिर 1,000 जू की बात की है तो नंबर ऑफ जूज ही होगा। आपको चेक करना है। भरत, इफ यू आर देयर इन द क्लास काइंडली नोट दिस थिंग बेटे, लॉजिक देखना है इसमें। नंबर ऑफ जूज की बात नहीं की उसने, नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज की बात नहीं की, सिर्फ नंबर ऑफ जूज की बात हुई है जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मीट करेंगे और नहीं कर पाए, दो की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बातों पे आ गया। अनरजिस्टर्ड वर्ड और रजिस्टर्ड वर्ड तो हमें वहां पे कहीं दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। या फिर अगर वहां पे ये भी होता था ना कि लीगली